रिलैक्स, खा नहीं जाऊंगी आपको, बस ऐसे घूरिए मत। तुलसी ने उसे हड़बड़ाते देखकर कहा। इसे घूरना नहीं कहते बीबी जी, प्यार से निहारना कहते हैं, अरमान ने कहा। तुलसी ने दांत पीसते हुए जोर से सिर हिलाया और एक चेयर पर जाकर बैठ गई। मिस्टर राणा और अक्षय ऑफिस पहुंचे तो मिस्टर अग्रवाल मिस्टर राणा के कैबिन में बैठे मिल गए। अक्षय वहां से चला गया और मिस्टर राणा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए तो मिस्टर अग्रवाल ने कहा, मैंने रूही और अरमान की सगाई के लिए कुछ तारीखें निकलवाई हैं। जिस भी तारीख में तुम लोगों की मीटिंग वगैरह ना हो वह तारीख रख लेते हैं। मिस्टर राणा ने भवें उठाकर मिस्टर अग्रवाल को देखा, फिर मुस्कुराते हुए अपनी फाइल्स में देखते हुए बोले, इतनी भी क्या जल्दी है अग्रवाल, तुम्हारी बेटी कहीं भाग तो नहीं रही है? रघुवेंद्र, मिस्टर अग्रवाल चीखते हुए कुर्सी को पीछे की तरफ सरकाकर उठकर खड़े हो गए। आवाज नीचे, और भूलो मत ये मेरा ऑफिस है। मिस्टर राणा ने बड़े आराम से कहा तो मिस्टर अग्रवाल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मिस्टर राणा ने कहा, अब तुम जो चाहे कर लो, चाहे तो वो झूठे सबूत भी लीक कर दो, लेकिन मैं इतना भी गिरा हुआ और घटिया इंसान नहीं हूँ कि तुम्हारी बेटी के वीडियोज वायरल करूं, और वो सब तो झूठे बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर राणा की बात सुनकर मिस्टर अग्रवाल का चेहरा फक पड़ गया। उन्होंने गुस्से से जलती निगाहों से मिस्टर राणा की तरफ देखा, फिर कुर्सी को लात मारते हुए बाहर निकल गए। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा रघुवेंद्र, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है, मिस्टर अग्रवाल ने ऑफिस बिल्डिंग को देखते हुए कहा और कार में सवार होकर निकल गए। अरमान के अचानक ऐसे शादी कर लेने से तुलसी का दिमाग सटका हुआ था। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था जिसे वो निकाल नहीं पा रही थी। उसने चिंटू को कॉल लगाया तो पता चला शाम को दंगल है। अरमान था नहीं तो तुलसी बिना किसी से कहे घर से बाहर निकली। उसी वक्त बाहर से आ रहे अरमान ने गाड़ी रोकी और बाहर आकर पूछा, कहीं जा रही हो? तुलसी ने कुछ नहीं कहा, बस इधर उधर देखते हुए ऑटो का इंतजार करने लगी। गाड़ी में बैठो, मैं ले चलता हूँ जहां भी जाना है, अरमान ने कहा, लेकिन तुलसी ने सामने ऑटो को देखकर हाथ दिया और ऑटो रुकते ही वो उस तरफ बढ़ गई। लेकिन अरमान ने दौड़कर ऑटो वाले को जाने से के लिए कह दिया। तुलसी ने उसे ऐसे घूरा जैसे शेर अपने शिकार को घूरता है। तुलसी, ऐसे अकेले जाओगी तो डैड को पसंद नहीं आएगा, अरमान ने कहा। तुलसी अब उसे घूरते हुए ही आगे बढ़ी तो अरमान ने कार का डोर खोल दिया। तुलसी जाकर बैठ गई। अरमान भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर उससे एड्रेस पूछा तो तुलसी ने बोलने की जगह फोन में टाइप किया और उसे दिखा दिया तो अरमान उस घायल शेरनी को छेड़ना सही नहीं समझा और बिना सवाल जवाब किए गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी चौल पहुंची तो आगे ना जा पाने की कंडीशन में अरमान ने गाड़ी रोक दी। तुलसी कार रुकते ही बाहर निकली और अपने घर की तरफ बढ़ गई। चिंटू को उसने कॉल किया तो वो उसी समय वहां आ पहुंचा। डुप्लीकेट चाबी से घर का लॉक खोला। तुलसी ने कपड़े चेंज किए, तब तक अरमान भी गाड़ी सेफ जगह लगाकर वहां पहुंच चुका था। तुलसी बाहर आई और चिंटू की तरफ चाबी उछालते हुए लॉक लगाने का कहकर निकल गई तो अरमान भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसे सिद्धांत ने बताया था कि तुलसी बहुत अच्छी फाइटर है, लेकिन कभी मौका नहीं मिला उसे अखाड़े में देखने का। खैर, तुलसी अखाड़े में पहुंची और अपना नाम दर्ज कराया। तुलसी के सामने एक पहलवान टाइप के लड़के को देख अरमान की आंखें डर कर फैल गईं। सीटी बजी और तुलसी ने बिना वक्त गंवाए उस लड़के को पटक दिया। अरमान की आंखें फिर बड़ी हो गईं और उसे याद आया कुछ इसी तरह तुलसी ने उसे भी उठाकर पटका था। उसने खुश होते हुए तुलसी तुलसी कहकर हुटिंग करना शुरू कर दिया तो तुलसी ने उसकी तरफ देखा। उसकी पकड़ हल्की सी ढीली महसूस होते ही उस पहलवान ने उसे एक मुक्का उसके मुंह पर मारा। तुलसी ने तो दर्द के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन अरमान की तो जैसे सांस ही अटक गई। उसने जैसे तैसे थूक निकला। उसने अपने चेहरे पर हाथ ऐसे रखा जैसे लगी तो तुलसी को थी, लेकिन दर्द उसे हुआ हो। तुलसी अब संभल गई थी, लेकिन विरोधी पहलवान भी कम नहीं पड़ रहा था। तुलसी हर बार दिमाग से काम लेती थी, लेकिन आज गुस्से में उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। सब कुछ ब्लैंक हो चुका था और इसी का फायदा उठाकर विरोधी पहलवान ने उसे हरा कर जीत अपने नाम दर्ज करवा ली और तुलसी आखिरकार ये दंगल हार गई। वो बिना अरमान की तरफ देखे फिर घर पहुंची। चिंटू से चाबी लेकर अंदर चली गई। ये पहली बार नहीं है दीदी के साथ, इसलिए फिक्र मत कीजिए, अरमान को परेशान देख चिंटू ने कहा। मुझे तो लगता है मैं ही पनौती हूँ। बाइक रेस में भी मैं उसके साथ था और उसे इतनी सारी चोट आई और आज भी, अरमान ने उदासी से कहा। ये भी तो हो सकता है कि उस दिन आपकी वजह से दीदी को कम चोट आई और आज जो हुआ वो कुछ भी नहीं था। दीदी को ऐसी चोटें कई बार लगी हैं, चिंटू ने कहा। तुलसी ने बाहर आकर लॉक लगाया और चिंटू को चाबी देकर अरमान के साथ निकल गई। पूरे रास्ते दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। पूरी गाड़ी में खामोशी पसरी रही। दोनों अंदर आए तो हॉल में कोई नहीं था। तुलसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अरमान ने सुकून भरी सांस ली। तुलसी ऊपर चली गई तो अरमान किचन में जाकर बर्फ और साफ कपड़ा ले आया। बात ना करना चाहो तो मत करो, लेकिन मेरा गुस्सा अपने आप पर मत निकालो। बर्फ लाया हूँ, सिकाई कर लो, या फिर चाहो तो मैं, अरमान
के आगे कुछ कहने से पहले ही तुलसी ने बर उस मलमल के कपड़े में रखी और चेयर पर सिर टिकाकर आंखें बंद करके सिकाई करने लगी। अरमान कुछ पल उसे उसी तरह देखता रहा, फिर वहां से बाहर निकल गया। कुछ वक्त बाद जब वो लौटा तो खाने की प्लेट उसके हाथ में थी। उसने प्लेट तुलसी के सामने रखी तो तुलसी ने भी भूख के कारण चुपचाप खा लिया। अरमान ने तब तक बेड को दो हिस्सों में बांट दिया था। ये लेफ्ट साइड तुम्हारी है और राइट मेरी। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं इस कुशन दीवार को बिल्कुल भी लांघने की कोशिश नहीं करूंगा। बस तुम थोड़ा अपने ऊपर काबू रखना, अरमान ने कहा तो तुलसी सीधे जाकर लेट गई। अरमान को उसका ऐसे चुप रहना खल रहा था, लेकिन बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। अगली सुबह तुलसी अपने रोज के टाइम पर उठ गई थी। वो आशना के दिए कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई और कुछ ही देर में नहाकर तैयार हुई और बाहर निकली तो आशना मिल गई। उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट आशना को दी तो आशना ने कहा, गुड मॉर्निंग, बहुत प्यारी लग रही हो। दोनों नीचे आई तो आशना उसे पहले घर में बने मंदिर में लेकर आई। दोनों ने साथ में पूजा आरती की। आशना ने सिंदूर की डिब्बी तुलसी की तरफ बढ़ाकर कहा, जानती हूँ अभी आदत नहीं है इसकी, लेकिन एक सुहागन का खाली मांग रखना अच्छा नहीं माना जाता। अरमान भैया होते तो उन्हीं से कह देती, लेकिन जानती हूँ कि लेट उठने की आदत है उन्हें। तुलसी ने एक पल को सोचा, फिर सिंदूर अपनी मांग में लगा लिया। आशना उसे देखकर मुस्कुरा दी। उसने कहा, चलो आओ, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी कर लेते हैं। तुलसी उसके साथ किचन में चली आई। चाय कॉफी घर के कुक बना चुके थे तो आशना ने तुलसी को ट्रे में 2 कप रख कर देते हुए कहा, पहले भैया के साथ आराम से चाय पी लो, फिर तुम्हें बस हाथ लगाना है, बाकी सब कुक बना देंगे। तुलसी सीढ़ियां चढ़ के रूम में आई। अरमान अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। तुलसी ने उसकी उंगली पकड़ी और गर्म चाय के कप में बिस्किट की तरह डुबा दी। अरमान चीखते हुए उठकर बैठ गया। उंगली जल रही थी तो उंगली को फूंक मारने लगा कि तभी उसकी नजर तुलसी पर पड़ी जो उसे ही घूर रही थी। तो वो उंगली को झटकते हुए बड़बड़ाया, सुना था शादी के बाद सुबह बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन यहाँ तो मेरी बीवी मुझे जल्लाद से कम नहीं लग रही। तो सुबह खूबसूरत कैसे हो सकती है? अरमान अपनी उंगली को फूंक मारते हुए बड़बड़ाते जा रहा था, जबकि तुलसी चाय पीकर रूम से निकल गई थी। किचन में जाकर वो कुक की मदद से नाश्ता तैयार करने में लगी थी। उसी समय वहां से गुजर रहे मिस्टर राणा की नजर उस पर पड़ी। कुछ देर वो उसे काम करते हुए देखते रहे, फिर बोले, तुलसी बेटा यहाँ आओ। उनकी आवाज पर तुलसी उनकी तरफ चली आई और झुककर उनके पैर छू लिए। मिस्टर राणा ने आशीर्वाद दिया तो वो सीधे खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हें कॉलेज जाना है तो किचन में क्या कर रही हो? इन सब कामों के लिए बहुत लोग हैं, तुम और आशना लक्ष्मी हो इस घर में, ये सब करने की जरूरत नहीं है। कॉलेज की बात सुनकर तुलसी के चेहरे पर राहत के भाव उभर आए। उसे लगा था यहाँ आकर उसे कॉलेज के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ वो नई थी, किसी से कोई अपना नहीं था, किसी को जानती नहीं थी। ऐसे में वो कैसे और किससे बात करे, इसी कश्मकश में पड़ी थी। लेकिन मिस्टर राणा ने तो पहले ही उसकी मुश्किल हल कर दी थी। उसने कहा, जी अंकल जी, वो अंकल जी मत कहो, तुम मुझे डैड भी कह सकती हो, और तुम इस घर की मेंबर हो तो इस घर के लोग अब तुम्हारे अपने हैं और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो डैड आप भूल गए शायद, आज तुलसी की पहली रसोई की रस्म होनी थी तो बस इसीलिए वो किचन में आई है। आशना ने वहां आते हुए कहा। ठीक है, मिस्टर राणा ने कहा और वहां से जाने लगे कि तभी उन्हें कुछ याद आया। वे आशना कहते हुए पलटे तो उन्होंने आशना से कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए एग्जीबिशन हॉल देख लिया है, तुम देख लेना क्या करना है अब आगे। मिस्टर राणे ने कहा तो आशना एक पल के लिए तो हैरान हो गई कि उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गई। वो इमोशनल होकर मिस्टर राणा के गले लगने आगे बढ़ी, लेकिन फिर रुक गई तो मिस्टर राणा ने आगे बढ़कर उसे साइड हक करके उसका सर सहलाया और वहां से चले गए। तुलसी के लिए ये सब एक पहेली सा था, उसे ये लोग समझ ही नहीं आ रहे थे। वो अभी अपनी सोच में ही गुम थी कि आशना खुशी से चहकती हुई उसके गले लगते हुए बोली, तुम नहीं जानती तुम्हारे आने के बाद से कितने चेंजेस देखने मिल रहे हैं डैड में। जो आज तक नहीं हुआ वो सब हो रहा है। तुम इस घर के लिए, हम सब के लिए बहुत लकी हो तुलसी। अपनी पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में लगाने का सपना सच होने वाला है। मैं कितनी खुश हूँ बयां नहीं कर सकती। मैं अक्षय को बताकर आती हूँ, तुम नाश्ता देख लोगी ना? तुलसी ने हाँ में सिर हिला दिया तो आशना दौड़कर सीढ़ियों के ऊपर चली गई। तुलसी उसे देखकर मुस्कुरा उठी, फिर कुक की हेल्प से नाश्ता तैयार करके रूम में आ गई। आशना रूम में पहुंची और ऑफिस के लिए तैयार हो रहे अक्षय से जाकर लिपट गई। अक्षय, तुम्हें यकीन नहीं होगा डैड ने मुझसे क्या कहा, आशना ने खुशी से चहकते हुए कहा। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे डैड ने तुम्हारी तुम्हारी पेंटिंग्स के लिए तुम्हें एग्जीबिशन में लगाने के लिए परमिशन दी हो। अक्षय ने उस पर अपनी बाहें कसते हुए कहा, सिर्फ परमिशन ही नहीं, उन्होंने तो खुद से हॉल भी देख लिया है एग्जीबिशन के लिए। आसना ने उससे अलग होकर कहा, क्योंकि वो उसके एक्सप्रेशन देखना चाहती थी। क्या सच में? तुम मजाक तो कर रही नहीं कर रही हो ना? अक्षय ने पहले हैरान होते हुए फिर अगले ही पल मुस्कुराते हुए कहा, अक्षय सच में, तुम्हारी कसम, डैड ने खुद ही कहा है। आसना ने कहा, डैड को हुआ क्या है? पहले शादी को इतनी आसानी से मान जाना, फिर मिसेज राणा को कमरे में बंद करना और अब तुम्हें भी परमिशन देना।
और तो और कल अग्रवाल अंकल भी गुस्से में ऑफिस से निकले थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। अक्षय ने सोचते हुए कहा, लेकिन जो भी चल रहा है ना, बड़ा अच्छा चल रहा है। और उस औरत को तो रूम में बंद करके डैड ने कमाल ही कर दिया, आशना ने कहा। फाइनली तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है। आई एम हैप्पी एंड सॉरी टू कि मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, अक्षय ने कहा। तुम हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ थे अक्षय, इससे ज्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं मुझे तुमसे, और ना ही कोई शिकायत है तुमसे, आशना ने उसके सीने से लगते हुए कहा। चलो नाश्ता करके ऑफिस भी जाना है, और तुम भी अब अपने एग्जीबिशन के लिए तैयारियां शुरू कर दो, अक्षय ने कहा। तुलसी रूम में आई। उस वक्त अरमान वॉशरूम में था और कपड़े बेड पर रखे हुए थे। तुलसी ने पूरे रूम में देखा, लेकिन जो वो ढूंढ रही थी कहीं नहीं मिला। तो वो रूम से बाहर आई, घर के नौकरों से पूछा, तो कुछ ही देर में वो प्रेस लेकर उनके सामने हाजिर हो गया। तुलसी ने अरमान की शर्ट टेबल पर रखी और गर्म प्रेस को शर्ट के बीचों बीच रखकर अरमान के आराम से बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद उससे ने उसकी जींस के साथ भी वही किया और कपड़े बेड पर रखकर हाथ झटकते हुए रूम से बाहर आ गई। उसने नाश्ता टेबल पर लगाया। तब तक वह सब वहां आ पहुंचे थे, सिवाय अरमान के। इधर अरमान जब कपड़े पहनने को हुआ तो शर्ट और पैंट दोनों जले हुए थे। अरमान को समझ आ गया कि किसका काम हो सकता है। उसने मन ही मन कहा, शादी तो बड़ी आसानी से कर ली, लेकिन लगता है जिंदगी अब आसान नहीं होने वाली। पर कोई बात नहीं, जब प्यार किया तो डरना क्या। उसने दूसरे कपड़े निकाले और पहन कर नीचे आया। सब उसी के इंतजार में थे। तुलसी ने सबको नाश्ता सर्व किया तो मिस्टर राणा ने उसे भी बैठने को कहा। अरमान ने अपने साइड वाली चेयर को उसके लिए पीछे सरकाया तो तुलसी वहां आकर बैठ गई। सबने नाश्ता शुरू किया। अरमान ने उपमा चम्मच में लेकर हल खाया। हल्का सा ठसका लगा और कुछ ही पल में उसकी आंखें फैल गईं। लगा जैसे कान से धुआं निकलने वाला हो। उसने बाकी सबके पर नजर दौड़ाई, लेकिन सब बड़े आराम से खा रहे थे। तुलसी ने उसके सामने पानी का गिलास रख दिया तो अरमान ने शक भरी निगाहों से उसे देखा और पानी की बजाय सामने रखा गाजर का हलवा मुंह में डाला। और अब उसकी हालत ऐसी थी कि न बाहर निकाल सकता था, न ही निगल पा रहा था। हलवे में शक्कर की जगह नमक भरा पड़ा था। उसने पानी का गिलास उठाया और पानी की सहायता से हलवा निगला। क्या हुआ, आप खा नहीं रहे? अच्छा नहीं लगा क्या नाश्ता? तुलसी ने बहुत ही मासूमियत से अरमान की तरफ देखकर पूछा तो अरमान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर बाकी सबकी तरफ जो कि उसे ही देख रहे थे। नहीं बेटा, सब कुछ बहुत ही अच्छा बना है, मिस्टर राणा ने तुलसी से कहा। फिर अरमान से पूछा, अरमान क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? न नहीं डैड, सब ठीक है, अरमान ने बड़ी मुश्किल से कहा। उसके मुंह में अब तक नमक और मिर्च का टेस्ट था। फिर खा क्यों नहीं रहे? गाजर का हलवा तो तुम्हारा पसंदीदा है ना, खाओ, बड़ा अच्छा बना है, मिस्टर राणा ने कहा। वो डैड, कॉलेज में इम्पोर्टेंट लेक्चर अटेंड करना है इसलिए, अरमान ने कहा। उसकी नज़र अक्षय पर पड़ी जो इशारों में पूछ रहा था क्या हुआ। तो अरमान ने ना में सिर हिला दिया। आज डेट क्या है? मैं हमेशा याद रखूंगा ये दिन। ये मेरी ये दिन मेरी जल्लाद बीवी के नाम। अब तो मुझे डर लगने लगा है इससे। अरे लोग तो बकरे की बलि देने से भी पहले उसकी भी खातिरदारी करते हैं, लेकिन अरमान धीमे से बड़बड़ाता रहा कि तुलसी ने उसके हाथ में जोर से चिकोटी काटी और अरमान जोर से चीख पड़ा। ओ आ वो और कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने सबकी तरफ देखा और फिर, सॉरी, मुझे निकलना चाहिए वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। रुको, तुलसी को भी साथ में लेकर जाओ, अपनी जिम्मेवारी समझो और निभाओ। हम जल्दी ही एक पार्टी रखकर तुम्हारी और तुलसी की शादी की अनाउंसमेंट कर देंगे। तब तक ये बात बाहर ना जाए तो बेहतर रहेगा, मिस्टर राणा ने कहा। तो अरमान ने हाँ में सिर हिला दिया। तुलसी भी उठ खड़ी हुई। मिस्टर राणा ने उसे नेक में एक ज्वेलरी सेट और लिफाफा दिया। आशना ने भी ज्वेलरी सेट के साथ खूबसूरत सी साड़ी दी। मिस्टर राणा ने अपर्णा जी के रूम के बाहर खड़े गार्ड को नजर बनाए रखने के लिए कहा और अक्षय के साथ ऑफिस के लिए निकल गए। तुलसी और अरमान भी कॉलेज के लिए निकल गए और कॉलेज से कुछ दूर पहले ही तुलसी ने अरमान से कार रोकने के लिए कहा तो अरमान ने बिना कुछ कहे कार रोक दी। तुलसी ने अपने बैग से टिफिन निकाल कर रखते हुए कहा, कोई मेरी वजह से भूखा रह जाए मुझे ये पसंद नहीं, इसलिए खा लीजिएगा। और हाँ, ये सिर्फ इंसानियत के नाते है, कोई गलतफहमी मत पाल लेना, तुलसी ने कहा। और कार से उतरने लगी तो अरमान ने कहा, हमारी मंजिल एक ही है तो हम साथ चल सकते हैं। आप अपना देखिए, मैं अपना देख लूंगी, तुलसी ने कहा और कार से बाहर निकल गई। अरमान का चेहरा फीका पड़ गया उसके जवाब से। उसने गहरी सांस भरकर छोड़ते हुए सीट से सर लगा लिया और कुछ पल को आंखें भी मूंद ली। तुलसी ने उसकी आंखें बंद करते ही एक एक करके चारों टायरों की हवा निकाल दी। तब तक अरमान ने भी ये महसूस होते ही शीशा खोलकर बाहर झांका तो उसने नाराजगी से तुलसी की तरफ देखा जो अपने हाथ झाड़ रही थी। अगर तुम चाहती थी कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं तो कह दिया होता ना। मैं तो वैसे भी पत्नी व्रता पति बनने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, अरमान ने बाहर निकल कर कार लॉक करके उसके पीछे चलते हुए कहा। आपने अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए शादी की है ना मुझसे? मैंने, आई मीन, मुझ जैसी मिडिल क्लास चोल में रहने वाली एक मामूली सी लड़की ने आपको भाव नहीं दिया तो आपका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ होगा, इसलिए आपने ये शादी की है ना।
तुलसी ने अचानक रुक कर उसकी तरफ देखकर पूछा। नो तुलसी, आई लव यू यार। तुम्हें लगता है मुझ में जरा सा भी ईगो होगा? क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नजर नहीं आता? अरमान ने कहा। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। उसे तुलसी की बातें किसी तीर की भांति चुभी थी। बस कह देने भर से साबित नहीं हो जाता कि प्यार है। अगर प्यार था या है तो भरोसा रखते ना अपने प्यार पर। ये इस तरह से धोखे से शादी कर लेना, ये आपका प्यार नहीं दर्शाता मिस्टर अरमान राणा। तुलसी ने उसकी निगाहों में देखते हुए कहा। उसके लहजे में गुस्से से ज्यादा नाराजगी झलक रही थी, जो अरमान देख और महसूस कर पा रहा था। प्यार में सही गलत कौन देखता है तुलसी? हाँ, मानता हूँ मेरा तरीका गलत था। मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, वो गलत था। लेकिन फिर भी मैंने जो किया वो गलत नहीं था, और इसके आगे मैं कोई सफाई पेश नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें मानना तो है नहीं। तुम्हारी नज़र में तो मेरा प्यार भी गलत है। लेकिन ठीक है, प्यार में मुझे सब कुछ मंजूर है। तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ। फिर तुम्हारा गुस्सा करना जायज भी तो है, और अब तो हक भी है तुम्हें, अरमान ने मुस्कुराकर कहा। तो तुलसी चिढ़कर आगे बढ़ गई और अरमान उसके पीछे। कॉलेज के बाहर पहुंचते ही तुलसी जल्दी से अंदर चली गई। तो अरमान ने ड्राइवर को कॉल लगाकर गाड़ी मैकेनिक से ठीक करवा कर लाने को कहा। फिर फोन बंद करके जेब के हवाले किया और अंदर चला गया। उसने तुलसी को ढूंढते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। तो अरमान लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। उसे कुछ बुक्स जमा करनी थी। सीढ़ियों से गिरने के बाद रूही के हाथों और पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से पिछले 20-25 रोज से वो अपने रूम में ही बंद पड़ी थी। मिस्टर अग्रवाल ने उस दिन के बाद से उसकी कोई पूछ परख नहीं की। मिस्टर राणा से मिलने के बाद मिस्टर अग्रवाल बहुत गुस्से में घर लौटे थे, और इसकी खबर मिलते ही रूही ने डर के मारे अपने आप को लॉक कर लिया था। मिस्टर अग्रवाल ने अपर्णा जी को कई फोन कॉल्स किए, मैसेज किए, लेकिन अपर्णा जी ने कॉल न रिसीव किया, न ही मैसेज का जवाब दिया। मिस्टर अग्रवाल अब मन ही मन कुछ तय कर चुके थे, लेकिन क्या ये तो बस वही जानते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद अरमान ने तुलसी को मैसेज करके कॉलेज से कुछ दूर की लोकेशन सेंड करके वहीं आने को कहा। तुलसी वहां पहुंची तो अरमान कार से ट्रेक लगाकर उसी के इंतजार में खड़ा था। तुलसी बिना कुछ कहे दूसरी तरफ से जाकर डोर खोलती, इससे पहले ही अरमान ने जल्दी से उसके लिए डोर खोला तो तुलसी अंदर जाकर बैठ गई। अरमान ने धीरे से डोर बंद किया और ड्राइविंग संभाल ली। सिद्धांत जब घर पहुंचा तो आज घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने आई और ऋतु को आवाज भी लगाई, लेकिन कोई जवाब न पाकर सिद्धांत का दिल घबरा उठा। वो तेज कदमों से आई और ऋतु के रूम की तरफ आया, जहां ऋतु एक बैग में अपना सामान पैक कर रही थी, जबकि आई खामोश सी एकटक जमीन को घूर रही थी। आई, ऋतु, ये बैग क्यों? कहीं जा रही हो क्या? सिद्धांत ने ऋतु की बाह पकड़कर पूछा। ऋतु ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी बाह से उसके हाथ को दूर झटक दिया, जबकि आई ने उठकर सिद्धांत को अपनी तरफ घुमाया और एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। सिद्धांत अभी कुछ कह या समझ पाता, आई ने एक एल्बम उसके सामने पटक दिया। एल्बम देखते ही सिद्धांत ने अपनी आंखें भींच लीं। ये वही एल्बम था जो फ्रेशर पार्टी वाली रात तुलसी को उसने दिखाया था। आई, आप गलत समझ रही हैं, मैं सब समझाता हूँ आपको, सिद्धांत ने कहा। आप कौन सी नई कहानी सुनाने वाले हो, और कितने झूठ बोलने बाकी रह गए हैं? मेरी तुलसी को जब पता लगेगा कि जिसे वो अपना दादा मानती है वो इतना बड़ा धोखेबाज निकला, तो उसका तो लोगों पर से विश्वास ही उठ जाएगा, आई ने कहा। उनकी आंखें भर आई थीं। आई, आप मुझे गलत समझ रही हो। तुलसी तुलसी पर तो विश्वास है ना आपको? उसे मैंने सब कुछ बताया है। आप एक बार उससे बात कर लीजिए, लेकिन प्लीज ऐसे यहाँ से जाइए मत, सिद्धांत ने कहा और तुलसी को कॉल करके जल्दी से आने के लिए कहा। रास्ते में ही पहुंचे अरमान ने तुलसी की बातों से अंदाजा लगाते हुए सिद्धांत के घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। जल्दी ही वो दोनों सिद्धांत के घर के बाहर पहुंचे। तुलसी जल्दी से अंदर पहुंची। वो जब ऊपर पहुंची तो आज सिद्धांत ने अपनी मॉम का रूम और नानू का रूम खोल रखा था, और उन लोगों को देखकर पता लग रहा था कि सिद्धांत आई को सब बता चुका था। मेरी मॉम गलत नहीं थी। उन्हें कमल अंकल से प्यार हुआ, इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी। अंकल ने आपको कभी धोखा नहीं दिया, नानू ने बताया था। जब आप अंकल से नाराज थीं तब अंकल ने कितने दुखी थे, कितने परेशान थे। जो हुआ वो शायद उनकी, आपकी, हम सबकी नियति में लिखा था। इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, सिद्धांत ने कहा। उसकी आंखें भरी हुई थीं। आई कहते हुए तुलसी अपनी आई के गले लग गई। आई, दादा की कोई गलती नहीं है इसमें। वो तो आपको सब बता देना चाहते थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। आई, आप ठीक तो है ना? प्लीज कुछ कहिए, तुलसी ने कहा। तो आई की आंखें बह चलीं। अरमान ने पानी का गिलास उनके सामने किया तो तुलसी ने उन्हें पानी पिलाया। उस दिन अगर मैंने तुम्हारे बाबा को रोक लिया होता तो शायद आज वो हमारे साथ होते। सिद्धांत की माँ उसके साथ होती। मेरी एक गलती की वजह से तुम्हारे बाबा और सिद्धांत से उसका परिवार छिन गया, आई ने कहा। नहीं आई, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, सिद्धांत और तुलसी दोनों ने कहा। आई, आप क्यों अपने आप को दोष दे रही हैं? जो होना था वो हो चुका। अब आप ये सब सोचकर अपनी तबीयत मत खराब करिए। आई, आप चाहती हैं ना मैं और प्रियू खुश रहें, तो आई, हम भी चाहते हैं कि हमारी आई खुश रहें।
तुलसी ने कहा तो आई ने उसे और ऋतु को अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने सिद्धांत को देखा तो उसे भी पास आने का इशारा किया तो सिद्धांत भी उनके गले लग गया। इन सबको देखकर अरमान को अपनी मॉम की याद आ गई और वो अपनी नम आंखों को छुपाते हुए रूम से बाहर निकल गया। और शादी के बाद कैसा महसूस हो रहा है? जिससे प्यार हुआ वो अब तुम्हारी लाइफ पार्टनर है तो फीलिंग तो अच्छी ही होगी ना? सिद्धांत ने लॉन में अकेले बैठे अरमान के पास बैठते हुए कहा। फीलिंग्स? शादी के बाद जो हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है ऐसा ही चलता रहा तो मेरी फीलिंग्स ही मर जाएंगी, अरमान ने कहा। तो सिद्धांत ने सवालिया निगाहें उस पर डाली तो अरमान ने सुबह की चाय से लेकर जले हुए कपड़ों और शानदार नमक मिर्च से भरे नाश्ते, उसके बाद कार से टायर पंचर करने तक सब कुछ डिटेल में सिद्धांत को कह सुनाया। सिद्धांत आंखें फाड़े और मुंह खोले सब सुन रहा था और जैसे ही अरमान ने कहना बंद किया वो ठहाकर लगाकर हंस पड़ा। और करो बेटा शादी, वैसे शुक्र मनाओ मेरी बहन ने तो बस इतना ही किया है, और कोई होती तो जूते पढ़ते तो मैं, सिद्धांत ने कहा। तो अरमान ने कहा, साले तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत ही ना पड़े। ये तो नहीं कि अपनी बहन को समझाए कि मुझ बेचारे पर जरा सी कृपा दृष्टि बनाए, तो नहीं तो तुम तो चाहते ही हो कि मेरी जिंदगी झंड हो जाए। हाँ तो मैंने थोड़ी ना कहा था इस तरह से शादी करने के लिए, अब जैसा करोगे उसका कुछ तो हर्जाना भरोगे ही ना। अब तो बस इंतजार करो, तुम्हारा प्यार सच्चा हुआ तो उसे भी एक दिन पिघलना ही पड़ेगा, सिद्धांत ने कहा। उसके लिए इंतजार भी कर सकता हूँ और अपनी जान भी दे सकता हूँ, बस वो मेरे सामने रहे, इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। अगर वो सामने है ना तो मैं ऐसे ही खुश हूँ, उसे देखकर ही सारी जिंदगी बिता सकता हूँ, फिर चाहे वो मुझे प्यार करे या ना करे, अरमान ने कहा। दादा, जीजू, आई बुला रही हैं आप दोनों को, ऋतु ने वहां आते हुए कहा। तो दोनों अंदर की तरफ चल पड़े। आई और सिद्धांत के कहने पर अरमान और तुलसी ने डिनर उनके साथ ही किया और फिर घर चले आए। तुलसी अंदर चली गई आई जबकि अरमान कार पार्किंग में लगाने चला गया। फिर बाहर ही अक्षय अक्षय मिल गया तो दोनों गार्डन में टहलते हुए बातें करने लगे। कुछ वक्त बाद अरमान जब रूम में आया तो तुलसी लाइट्स ऑफ करके सो चुकी थी। अरमान उसके सामने जा बैठा और उसे देखने लगा। तुलसी के बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे जिन्हें समेटने के लिए अरमान ने अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसे अपना प्रॉमिस याद आया और वो उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो उठकर चेंज करने गया और जैसे ही बेड पर अपनी वाली साइड पर बैठा तो देखा पूरा बेड गीला पड़ा था, लेकिन सिर्फ उसकी वाली साइड। अरमान ने सोती हुई तुलसी की तरफ नाराजगी से देखा, फिर बड़बड़ाया, जल्लाद बीबी आगे पता नहीं क्या क्या करेगी मेरे साथ, कहते हुए वो सोफा चेयर पर जाकर बैठा और टेबल पर पैर रखकर एडजस्ट होते हुए आंखें बंद कर ली। अरमान की आंख खुली, उसने इधर उधर देखा, तुलसी बेड पर नहीं थी। वॉशरूम से आवाज आ रही थी और डोर खुला हुआ था। अरमान उठकर उस तरफ चला गया। वॉशरूम में उसने जो देखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तुलसी उसके टूथब्रश से सिंक क्लीन कर रही थी, वो भी रगड़ रगड़ कर। उसने ब्रश को धोकर वापस जगह पर रख दिया। एह, पागल हो गई है क्या? वो मेरा टूथब्रश है। नहीं था और तुमने उससे सिंक साफ किया। अगर मैंने ये नहीं देखा होता और छी यक, अरमान ने ऐसे मुंह बनाया जैसे उसने अभी उसी ब्रश से ब्रश कर लिया हो। कुछ वक्त बाद अरमान को कुछ ठंडक सी महसूस हुई और धीरे धीरे वो ठंडक बढ़ने लगी और अरमान की आंख खुल गई। सामने तुलसी आइस क्यूब की ट्रे लेकर खड़ी थी जो अब खाली थी। उसने सारी बर्फ अरमान की टी शर्ट के अंदर डाल दी थी। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और आइस क्यूब्स नीचे फर्श पर बिखर गईं। ऐसे कौन जगाता है? आवाज भी तो लगा सकती ना, अरमान ने अपनी टी शर्ट झाड़ते हुए कहा। चाय ठंडी हो रही थी और मैंने आवाज लगाई भी थी, लेकिन आपने सुना नहीं तो मुझे यही तरीका सही लगा, तुलसी ने कहा और बेड को ठीक करने लगी। अरमान ने उसकी तरफ देखा, फिर चाय को देखा। आर यू श्योर ये चाय पीने लायक होगी? तुलसी ने चद्दर समेटते हुए उसकी तरफ देखा तो अरमान ने कहा, नहीं, मतलब चाय में शक्कर ही डाली है ना? नहीं पीना तो सीधे से मना कर दीजिए ना, इतने नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुलसी ने कहा और उसके सामने आकर उसके हाथ से चाय का मग लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पी रहा हूँ, पीनी ही पड़ेगी, अरमान ने उसकी तरफ देख कर कहा, फिर बड़बड़ाया। लगता है भगवान ने दिल की जगह पत्थर फिट कर दिया है, लेकिन क्या भगवान मेरी ही बंदी मिली थी आपको? किसी और में पत्थर फिट नहीं कर सकते थे? बड़बड़ाते हुए अरमान ने चाय का घूंट भरते ही मुंह से निकालना चाहा। चाय में शक्कर नहीं नमक ही था, वो भी भरपूर मात्रा में, लेकिन तुलसी को अपने सामने देखकर उसने आंखें बंद करके चाय गटक ली और बाकी की बची हुई चाय भी एक सांस में पी ली। तुलसी ने उसे देखकर सिर हिला दिया और अपने काम में लग गई। अरमान उठकर वॉशरूम चला आया और उसे ब्रश वाली बात याद आ गई। ओह, मतलब वो सपना था, लेकिन इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता, उसने कहा और पुराना ब्रश डस्टबिन में डालकर बाहर निकला और सर्वेंट से ब्रश मंगवाया। ब्रश करने के बाद उसने ब्रश को टेबल की दराज में रखा और लॉक कर दिया। तुलसी सुबह से उसकी अजीबोगरीब हरकतों को देख रही थी।
कॉलेज के वक्त पर दोनों कॉलेज के लिए निकले। दोनों अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि पीछे से आते ट्रक ने एक टक्कर मारी, जिससे तुलसी का सिर बुरी तरह से डैशबोर्ड से जा लगा। अरमान ने तुलसी की तरफ देखा, फिर पीछे पलट कर देखा तो ट्रक तेजी से उनके पीछे आ रहा था। अरमान ने कार की स्पीड बढ़ाते हुए तुलसी की तरफ देखा और उसे पुकारा, तुलसी। तुलसी ने सिर पकड़कर उसकी तरफ देखा। अरमान ने देखा उसके माथे पर स्वेलिंग के साथ ही नील का निशान भी उभर आया था। तुलसी की चोट को देखकर उसकी आंखों में दर्द उभर आया। उसने तुलसी की सीट बेल्ट खोल दी। तुलसी, सेफ जगह देखकर कूद जाओ, अरमान ने अब भी अपने पीछे आते हुए इस ट्रक को देखकर कहा। कमजोर समझ रखा है क्या मुझे? तुलसी ने कहा। तुलसी, बहस करने का वक्त नहीं है, अरमान ने फुल स्पीड में कार भगाते हुए कहा। मेरा मूड भी नहीं है बहस करने का, कहते हुए तुलसी ने बाहर की तरफ देखा। उसने अरमान का सीट बेल्ट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो अरमान ने उसका हाथ पकड़कर कुछ कहना चाहा कि तब तक एक और जोरदार टक्कर के साथ कार पलट गई। मिस्टर अग्रवाल पीछे हाथ बांधे हुए तेजी से कमरे के चक्कर काट रहे थे और बार बार फोन निकालकर देख रहे थे, जैसे किसी का फोन की कॉल की बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। कुछ वक्त बाद ही फोन रिंग हुआ और उन्होंने झट से कॉल रिसीव करके पूछा, काम हुआ या नहीं? जी जी बॉस, काम तो हुआ, लेकिन टक्कर थोड़ी ज्यादा तेज लग गई जिससे कार पलट गई है। लड़का बचा या नहीं इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। सामने से एक आदमी ने जल्दी जल्दी में और घबराते हुए कहा, अगर उस लड़के को कुछ भी हुआ ना तो अपनी कब्र पहले ही खोद कर रखना। बेवकूफ इंसान, एक काम तक ठीक से नहीं हुआ तुमसे। छोटी सी टक्कर के लिए कहा था, वो मर गया तो राणा मेरी समाधि बना देगा, मिस्टर अग्रवाल ने कहा और फोन बेड पर फेंक कर सर पकड़कर बैठ गए। कार को पलटता देख ट्रक वाला ट्रक लेकर वहां से भाग निकला। वहां से निकल रहे कुछ लोगों ने जब देखा तो वे उसी तरफ दौड़े चले आए। सीट बेल्ट ना लगे होने के कारण शीशा टूटने की वजह से तुलसी बाहर आ गिरी थी, जबकि अरमान कार के अंदर था। चोट तो उसे भी लगी थी, लेकिन अपने से ज्यादा उसे तुलसी की फिक्र हो रही थी। बाहर तुलसी ने जब कार से लीकेज होते देखा तो उसे अरमान की फिक्र हुई। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन हाथों में जो कांच के टुकड़े चुभे थे वो उसे उठने नहीं दे रहे थे। उसने कांच के टुकड़े को अपनी उंगली और अंगूठे से पकड़ के उसकी खींचा। उसकी चीख निकल गई। बाहर निकलने की कोशिश कर रहे अरमान ने जब उसकी चीख सुनी तो उसका दिल घबरा उठा। उसने बेचैनी से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पाया। उसने तेज आवाज में ही कहा, तुलसी, मैं आ रहा हूँ। कांच का एक टुकड़ा निकालने भर से ही तुलसी का हाथ खून से भर गया था। उसे लग रहा था जैसे वो अभी ही बेहोश हो जाएगी। आंखों के आगे धुंधलापन छा रहा था, लेकिन कार से तेजी से होते हुए लीकेज को देखकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो फिर से उठने की कोशिश करने लगी। इधर तुलसी की चीख सुनने के बाद अरमान ने पूरी जान लगाकर जैसे तैसे सीट बेल्ट खोला और डोर पर जोर से लात मारी, लेकिन वो लॉक हो चुका था। उसने अब विंडो के टूटे हुए शीशे से बाहर निकलने की कोशिश की और काफी मशक्कत और चोट खाने के बाद वो बाहर निकल आया। उसने तुलसी को देखा जो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरमान को देखते ही दर्द में भी उसके चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए। अरमान जल्दी से उसके पास लपका। तुलसी, अरमान के मुंह से बस इतना ही निकला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जल्दी से उसका सिर अपनी गोद में रखा और जेब से रुमाल निकालकर उसके माथे से बह रहे खून वाली जगह पर रखा। आई एम फाइन मिस्टर अरमान राणा, तुलसी ने कहा। ही था कि कार में आग लग गई। ये देखकर अरमान ने खड़े होकर जल्दी से तुलसी को गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो तुलसी ने कहा, हालत देखिए अपनी, बस उठने में हेल्प करिए, हीरो बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अरमान ने फिर भी उसे गोद में उठाया और एक तरफ ले जाते हुए कहा, इतनी चोट लगी है, खून बह रहा है, लेकिन तुम्हारी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई। कहा था ना मैंने, सेफ जगह देखकर कूद जाओ। अगर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अब प्लीज रोना मत शुरू कर देना और यहाँ टाइम पास मत करिए। ये कांच जो चुभे हुए हैं निकालने में हेल्प करिए मेरी। तुलसी ने अरमान की बात काट कर कहा। अरमान हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देख रहा था। इस लड़की के पास दिल नाम की चीज है या नहीं? जहां वो अभी तुलसी की ऐसी हालत देखकर अंदर ही अंदर डर रहा था, और ये लड़की, इसे कुछ फील होता भी है या नहीं? मैं ये नहीं कर सकता, अरमान ने उसकी तरफ देखकर एक कदम एकदम से कहा तो तुलसी ने उसे घूर कर देखा तो अरमान ने फिर कहा, मुझे पता है तुम दिखाना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें दर्द हो रहा होगा और इन्हें निकालने के बाद दर्द और बढ़ जाएगा और ब्लीडिंग भी ज्यादा होने लगेगी। हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ कुछ। अरमान ने उसका हाथ थाम कर कहा, फिर उसे पेड़ से टेक लगाकर बैठाया। वो उठकर रोड साइड आया, लेकिन जगह काफी सुनसान थी और कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने अब सिद्धांत को कॉल लगाया और जल्दी से आने के लिए कहा। इधर तुलसी, जो इतनी देर से दर्द बर्दाश्त कर रही थी, वो अब बेहोश हो चुकी थी। अरमान ने जब उसे लुढ़कते देखा तो वो उसके पास चला आया। उसने उसके गाल पर थपकियां देकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। अरमान ने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बह निकले। कॉलेज पहुंचकर सिद्धांत ने जैसे ही अरमान की बात सुनी, वो पार्किंग में जानवी की तरफ भागा और उसे ऐसे देखकर रितिका और हिमेश भी उसके पीछे भागे, लेकिन सिद्धांत बिना वक्त गंवाए गाड़ी में बैठा और निकल चुका था। सिद्धांत ने जल्दी से वहां पहुंचकर बिना
सवाल जवाब किए पहले दोनों को हॉस्पिटल लेकर जा पहुंचा। तुलसी का इलाज शुरू हो गया था और अरमान को भी जहां जहां चोट लगी थी पट्टी की गई। नर्स के जाते ही सिद्धांत ने अरमान के पास बैठते हुए पूछा, ठीक हो? वो ठीक नहीं है तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? आज मैंने उसे खोने का डर महसूस किया है। मैंने सबसे ज्यादा अपनी मॉम को प्यार किया है और उसके बाद तुलसी को। मॉम को तो खो चुका हूँ लेकिन तुलसी को नहीं, कभी नहीं। आई लव हर सो मच। अरमान ने भरी आंखों से कहा तो सिद्धांत ने उसे गले लगाते हुए मन ही मन कहा, मुझे पूरा यकीन है ये रूही का किया धरा है। एक बार तुलसी ठीक हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुलसी की चोटों को साफ करके पट्टी कर दिया गया था और बड़े और गहरे कट्स को स्टिचेज लगा दिए गए थे। तुलसी अभी बेहोश थी और डॉक्टर ने एक दिन के लिए उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने की बात कही थी। डॉक्टर से परमिशन लेकर अरमान तुलसी के पास जा बैठा। सिद्धांत ने अरमान की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया। साथ ही हिमेश की कॉल आने पर उसे भी एक्सीडेंट के बारे में बता दिया। अरमान और तुलसी के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही मिस्टर राणा की आंखों में गुस्सा भर गया। वो चेयर से उठते ही लड़खड़ा गए तो अक्षय ने उन्हें संभाला। डैड, अरमान ठीक है और तुलसी भी, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, दोनों ठीक हैं। ये अच्छा नहीं किया तुमने अग्रवाल। मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर देखने वाले की आंखें निकाल सकता हूं मैं। फिर तुमने तो मेरे बच्चों की जान लेने की कोशिश की है। इतने साल मैं चुप रहा लेकिन अब नहीं। चाहे मुझे जेल ही जाना पड़े, तुम्हारी असलियत सबके सामने आकर रहेगी। मिस्टर राणा ने कहा। डैड, क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? डैड, मैंने कभी आपसे कोई सवाल नहीं किया क्योंकि मैं जानता था आपने हमेशा हमारा अच्छा ही चाहा है, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूँ। अक्षय ने कहा तो मिस्टर राणा ने उसकी तरफ देखा। अपर्णा जी राणा हाउस से निकलने के लिए प्लान सोच चुकी थी। उनके दिमाग में आइडिया आया। वे दरवाजे के पास आई और जोर जोर से खांसने का नाटक करते हुए सामान नीचे फेंकने लगी। बाहर खड़ा गार्ड ये सब सुन रहा था लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। अपर्णा जी ने अब अचानक खांसना बंद कर दिया और पूरे कमरे में एकदम से सन्नाटा पसर गया। बाहर खड़े गार्ड को कुछ अजीब लगा। उसने जल्दी से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। जब दरवाजा खुलते ही उसके माथे पर एक जोरदार प्रहार किया गया। ये अपर्णा जी ने ही किया था। गार्ड बेहोश होते ही अपर्णा जी उसे खींचकर कमरे में बंद किया और वहां से भाग निकली।